सोमवार से शुक्रवार रात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी छठे IBAC शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। ये सम्मेलन भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ भी पीएम द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी वार्ता करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र से पीएम मोदी ने दिया संबोधन। आपदाओं से निपटने, जलवायु परिवर्तन, न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों पर दिया जोर। पीएम ने कहा, भारत इन सभी मोर्चों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जो मानव केंद्रित और समावेशी हो। भारत स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा असर कृषि पर पड़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि भारत इन चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और फसल बीमा कार्यक्रमों के माध्यम से समाधान लागू कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का लीडर्स डिक्लेरेशन जारी कर दिया गया है। इसमें भारत की प्राथमिकताओं और इसके नेतृत्व में हासिल वैश्विक निष्कर्षों को विशेष महत्व दिया गया है। लीडर्स डिक्लेरेशन में आतंकवाद के हर स्वरूप की कड़ी निंदा की गई है। भारत लगातार वैश्विक समुदाय से सख्त रुख अपनाने की वकालत करता रहा है। घोषणा पत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव केंद्रित AI के सुरक्षित विश्वसनीय विकास को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया गया है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भारत के योगदान को भी मान्यता मिली है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण, पारंपरिक और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, क्लाइमेट फाइनेंस और टिकाऊ उपभोग उत्पादन पर जोर दिया गया है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है। घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विकासशील देशों के लिए वित्तीय जरूरतों को स्वीकार किया गया है। ये स्पष्ट करता है कि भारत की अध्यक्षता ने G20 की दीर्घकालिक वैश्विक दिशा पर गहरा प्रभाव डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी ने मानव केंद्रित, समावेशी और टिकाऊ विकास पर जोर दिया। प्रेस वार्ता में सुधाकर दलेला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 को लेकर कई प्रस्ताव रखे हैं। कौशल विकास, स्वास्थ्य और आतंकवाद के खिलाफ विशेष रूप से काम करने के महत्व को रेखांकित किया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी पहल की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक के बाद इसकी घोषणा हुई। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह पहल उभरती प्रौद्योगिकियों में 3 महाद्वीपों और 3 महासागरों के लोकतांत्रिक साझेदारों के बीच सहयोग को गहरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में ब्रिटेन के पीएम केयर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले और बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी भरे माहौल में बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बैठक में आर्थिक और निवेश संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम की जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक अत्यंत शानदार रही। इस वार्ता में भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, तकनीक और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष जोर दिया गया।
इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला से मुलाकात की है। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री और WTO प्रमुख के बीच वैश्विक व्यापार परिदृश्य और आर्थिक सहयोग पर चर्चा हुई। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत और मलेशिया के बीच सहयोग को और गहरा करने और विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लाने पर सहमति जताई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ भी चर्चा की जानकारी साझा की है। राष्ट्रपति लोरेंको के साथ पीएम मोदी ने व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से भी मुलाकात की। उन्होंने इस बातचीत को अत्यंत फलदायी बताया और कहा कि भारत सिंगापुर साझेदारी विकास और स्थिरता के लिए एक प्रमुख कारक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ भी अहम बैठक की। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच एक मजबूत और भविष्योन्मुख दोस्ती के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट है। जोहान्सबर्ग में चल रहे G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली से मुलाकात की। पीएम ने बताया कि भारत इथियोपिया साझेदारी ऐतिहासिक आधारों पर मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पुट्टापर्थी आंध्र प्रदेश में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के 44वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने स्नातकों को संबोधित करते हुए सेवा को जीवन का मार्ग मानने वाली शिक्षण प्रणाली और संस्थान के चरित्र निर्माण पर जोर देने की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत विकास के नए मुकाम पर खड़ा है और वैश्विक नवाचार और सतत विकास का केंद्र बन रहा है। उन्होंने स्नातकों से आग्रह किया कि AI, बिग डेटा, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में योगदान देकर विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पलास समुद्रम स्थित नासिन के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे और अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के 36वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में आयोजित टूर डे थार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। RSS प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव 2025 में होंगे शामिल। गुरु तेग बहादुर की 350वीं पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली के लाल किले में होगा भव्य समारोह का आयोजन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में 0 माइल साहित्य महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना विधानसभा ने BRS विधायकों दानम नागेंद्र और काडियम श्रीहरि को परित्याग मामले में पेश होने का नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई 6 महीने के कार्यकाल के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज सेवानिवृत्त होंगे। शिक्षा मंत्रालय 2 दिसंबर 2025 से तमिलनाडु और काशी के बीच गहरे सभ्यतागत संबंधों का उत्सव मनाने के लिए काशी तमिल संगमम 4.0 के चौथे संस्करण का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन IIT मद्रास और BHU वाराणसी के समन्वय से किया जा रहा है। संस्कृति, सूचना, पर्यटन, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य मंत्रालयों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का भी समर्थन है। 2022 में स्थापना के बाद से काशी तमिल संगमम में भारी जनभागीदारी रही है। ये भारत की 2 प्राचीन ज्ञान परंपराओं को जोड़ने वाला एक सांस्कृतिक सेतु बन चुका है। KTS के पिछले 3 संस्करणों की सफलता के आधार पर चौथे संस्करण में सीखने के आदान प्रदान, सांस्कृतिक विसर्जन और युवा भागीदारी को और बढ़ावा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है।
ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की चिट्ठियों के बाद विवाद और तेज हो चुका है। इस बीच चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के कई अधिकारियों से बैठक की। आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता एसआईआर के दौरान अराजकता फैला रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने वायरल वीडियो और ऑडियो साझा कर टीएमसी पर धमकी और गाली गलौज के आरोप लगाए हैं। असम में शनिवार से स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में नागरिकता से जुड़ी विशेष व्यवस्थाएं लागू हैं और नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जारी है। इसी कारण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बजाय स्पेशल रिवीजन कराने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि असम में अपडेटेड एनआरसी अब तक अधिसूचित नहीं हुआ है। स्पेशल रिवीजन के तहत बूथ लेवल अधिकारियों ने शनिवार से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन शुरू कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धि बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस निर्णय का स्वागत करती है और इसके साथ ही असम में त्रुटि रहित और विदेशी मुक्त मतदाता सूची तैयार करना चाहती है। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर सियासी रार देखने को मिल रही है। सीएम सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच इस मुलाकात में कर्नाटक की सत्ता को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत होने की उम्मीद है। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने हरिद्वार के पास झिलमिल झील रिजर्व फॉरेस्ट में 4 सप्ताह तक चली बड़ी कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल राम प्रहार को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस एक्सरसाइज के लिए हवाई और जमीनी सभी प्रमुख हथियारों व इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंचीधाम के पास शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रहे 4 बारातियों से भरी महिंद्रा एक्सयूवी 500 वाहन रतिघाट क्षेत्र में अचानक अनियंत्रित होकर 60 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में इस ध्वज का अनावरण करेंगे। इस अवसर पर ऐतिहासिक बनाने के लिए राम जन्मभूमि न्यास द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक। नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश में लागू 4 नई श्रम संहिताओं को क्रांतिकारी कदम बताया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि श्रम संहिताएं देश में MSME सेक्टर को मजबूत करने में सहायक होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने का रास्ता खुलेगा।
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की ओर से भारत की 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने के फैसले का स्वागत किया गया है। वैश्विक निकायों ने इन सुधारों को सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, मिनिमम वेज फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने और संस्थागत क्षमता निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम माना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने कहा कि भारत के प्रयास इंक्लूसिव और मॉडर्न लेबर सिस्टम पर व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। केंद्र सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की लिमिट बढ़ाने जा रही है। इस सेक्टर में अभी एफडीआई की लिमिट 74% है। सरकार इसे बढ़ाकर 100% करेगी। केंद्र सरकार 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में बिल पेश करेगी। लोकसभा बुलेटिन के हवाले से बताया गया है कि इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 उन 10 विधेयकों में शामिल है जिन्हें सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी। वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें एफडीआई की लिमिट बढ़ाकर 100% करने, पेड अप कैपिटल के रिक्वायरमेंट में कमी लाने और कंपोजिट लाइसेंस की शुरुआत करने के प्रस्ताव शामिल हैं। केंद्रीय बैंक आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 14 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 5.54 अरब डॉलर बढ़कर 692.58 अरब डॉलर हो गया। ये बढ़ोतरी देश के फॉरेक्स में गोल्ड कंपोनेंट की वैल्यू में उछाल के साथ दर्ज की गई है, जो कि 5.34 बिलियन डॉलर से बढ़कर 106.86 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। मार्केट विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पिछले 10 वर्षों में सोने की हिस्सेदारी लगभग 2 गुना हो गई है, जो कि 7% से भी कम थी और अब 15% है। ये केंद्रीय बैंक की लगातार जमा और ग्लोबल बुलियन प्राइस की बढ़त को दर्शाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई आधार में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत यूआईडीएआई आधार को नए डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होंगे। यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि आधार की कॉपी से होने वाले मिसयूज को रोकने के लिए नए नियम की तैयारी चल रही है। इस योजना के तहत आधार पर नाम, पता, जन्मतिथि और बायोमेट्रिक जानकारी नहीं होगी। ये बदलाव 1 दिसंबर 2025 से लागू किया जा सकता है। इसके लिए यूआईडीएआई जल्द ही आधार का नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगा। ये ऐप आधार होल्डर्स को बिना फोटोकॉपी के डिजिटल पहचान शेयर करने, पूरी जानकारी वेरीफाई करने की सुविधा देगा और डिजिटल तरीके से सुरक्षित भी होगा। इस ऐप में एक परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों का डेटा लिंक करने की सुविधा होगी। सुरक्षित तरीके से आधार कार्ड की डिटेल बिना किसी परेशानी के डिजिटली शेयर की जा सकेगी। साथ ही डाटा सुरक्षा के लिए 1 क्लिक बायोमेट्रिक लॉक एंड अनलॉक सिस्टम भी होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईपीएफओ अनिवार्य पीएफ और पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी लिमिट बढ़ाकर अपने पात्रता मानदंडों में बदलाव पर विचार कर रहा है। ईपीएफओ वेतन की मौजूदा सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। ईपीएफओ का उद्देश्य 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन और पीएफ की सामाजिक सुरक्षा में लाना है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन 22 दिसंबर से बीएसई के 30 शेयरों वाले प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स का हिस्सा बन जाएगी। ये घोषणा बीएसई इंडेक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इंडेक्स रिकॉन्टिन्यूशन के तहत की गई है। देश में सोने की कीमत में तेजी कायम है। एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 760 रुपए मजबूत हुआ है, वहीं 22 कैरेट की कीमत 700 रुपए बढ़ी है। राजधानी दिल्ली में 23 नवंबर को 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,25,990 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वैश्विक स्तर पर सोने का भाव 4,061.91 डॉलर प्रति औंस है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए तैयार की जा रही शांति योजना पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने यूक्रेन वासियों को आश्वासन दिया है कि वो अपने देश के राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। जेनेवा में आज से अमेरिका, यूक्रेन और रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच अहम बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी समाधान खोजने पर होगा। अमेरिका के प्रतिनिधि वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, जबकि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तें और सुरक्षा चिंताओं को सामने रखेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के लिए यूएस के शांति प्लान का स्वागत किया और इसे आखिरी शांति डील के लिए एक संभावित नींव भी बताया।
गाजा में शनिवार को इजराइल की ओर से हुई एयर स्ट्राइक में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पहला हमला गाजा शहर के रिमाल इलाके में एक कार पर हुआ जिसमें 5 लोग मारे गए। इजरायली वायुसेना ने गाजा के मध्य क्षेत्र देर अल-बला और नुसरत कैंप में 2 घरों पर हवाई हमले किए जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इजरायल ने हमास पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं जवाब में हमास के एक अधिकारी ने इजरायली सेना के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि हमास संघर्ष विराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है। इजरायल और हमास के बीच 10 अक्टूबर से लागू हुए सीजफायर के बाद से इजरायली हमलों में कम से कम 318 फिलिस्तीनी मारे गए और 788 घायल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर वॉशिंगटन में रिमूव द रिजीम रैली का आयोजन किया गया। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन में टेक्सास के अमेरिकी प्रतिनिधि अल ग्रीन मुख्य स्पीकर रहे। प्रदर्शनकारियों ने रैली के बाद नेशनल मॉल तक मार्च भी किया। वियतनाम इन दिनों बारिश और बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। खबरों के अनुसार देश के मध्य भाग में बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। कई शहर और गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और हालात नियंत्रण से बाहर बने हुए हैं। कुछ जगहों पर पानी घुटनों तक पहुंच गया। लगातार हो रही बारिश से लाखों घरों की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की भी संभावना है। अक्टूबर के आखिर में हरिकेन मेलिसा से हुई तबाही के बाद जमैका ने बैक्टीरियल बीमारी के फैलने का ऐलान किया है जिससे 6 लोगों की मौत होने की आशंका है। फ्रांस के लीली में बर्फबारी हुई जबकि सप्तांत में फ्रांस के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाएं चलने की आशंका है। पेरिस में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी फ्रांस में नैन्सी में -6 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। अमेरिकी एविएशन रेगुलेटर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरने वाली अमेरिकी एयरलाइंस के लिए चेतावनी जारी कर कहा है कि वेनेजुएला में और उसके आसपास सुरक्षा हालात बिगड़ रहे हैं और बढ़ती सैन्य गतिविधि हर ऊंचाई पर विमानों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र के एक मानवाधिकार विशेषज्ञ ने अमेरिका से क्यूबा पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने की अपील की है। यूएन की विशेष रिपोर्टर ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे व्यापार और वित्त प्रतिबंध क्यूबा में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। पाकिस्तान के फैसलाबाद में मलिकपुर इलाके के पास एक फैक्ट्री में बड़ा गैस धमाका हुआ है। जानकारी के अनुसार इस धमाके में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। चीन में इन दिनों सबसे बड़ा सालाना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इवेंट चल रहा है। चीन और वैश्विक ब्रांड की तेज प्रतिस्पर्धा के बीच जापानी ऑटोमेकर्स की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। इटली के बोलोग्ना में इजरायली बास्केटबॉल टीम के खिलाफ प्रदर्शन कर रही भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई। गाजा में इजरायल की कार्रवाई की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। ब्राजील के बेलेम में COP30 सम्मेलन के दौरान ये पुष्टि हुई कि तुर्की 2026 में होने वाले COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया इस वैश्विक जलवायु वार्ता प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 6 विकेट पर 247 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट एडन मार्करम के रूप में गिरा जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने 38 पर आउट किया। रियान रिकल्टन को 35 के स्कोर पर कुलदीप यादव ने आउट किया। कप्तान टेम्बा बावुमा को 41 जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 49 रन की पारी खेली। भारतीय टीम इस मैच में 2 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी है। इस मैच में शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की कप्तानी ऋषभ पंत कर रहे हैं। कप्तान शुभमन गिल की जगह नीतीश रेड्डी को मौका दिया गया है जबकि अक्षर पटेल की जगह साई सुदर्शन खेल रहे हैं। टीम इंडिया को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सीरीज के पहले मैच में हार मिली थी। ऐसे में टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में एशेज सीरीज की धमाकेदार शुरुआत हुई। पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट लेकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 172 रन बना सकी। इसके बाद उसने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 132 रन पर ढेर कर दिया और 40 रन की बढ़त पहली पारी में हासिल कर ली। दूसरी पारी में भी इंग्लैंड की टीम 164 रन बनाकर ढेर हो गई। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का लक्ष्य मिला जिसे उसने ट्रेविस हेड के 83 गेंद में 123 रन की आतिशी शतकीय पारी की बदौलत 28 और 2 गेंद में 8 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया।
नेवी ने मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। इसकी शुरुआत सिनेमा जगत के सितारों सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख समेत कई अन्य गणमान्य अतिथियों ने झंडी दिखाकर कराई। फिक्की ने दिल्ली के फेडरेशन हाउस में 15वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन टर्फ 2025 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 का आयोजन किया। 15वें वैश्विक खेल शिखर सम्मेलन टर्फ 2025 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 में IOA अध्यक्ष PT उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान प्रदान किया गया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।